औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक जानिब जहां पर मसले मसाइल मुसलसल जन्म ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत भी मसाइल में मुसलसल घिरती चली जा रही है और जिसकी वाज़े मिसाल गुज़िश्ता रात होने वाला अहम तरीन वाक़या, अगर मैं इसको कहूँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो गलत नहीं होगा, यह अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एटीएम समझे जाने वाली शख्सियत जहांगीर खान तरीन साहब ने बाकायदा अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया और उसका पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है कौमी असेंबली में राजा रियाज साहब को, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। अब यहां पर सूरत हाल यही दिखाई देती है कि राजा रियाज साहब वाज़े तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं और उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ MNAs MPs का ताल्लुक कराची से भी है जो बाद अज़ां जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं। और अगर मैं मसले मसाइल की बात करूं तो आटा, चीनी और अब रिंग रोड मंसूबे के ऊपर जो बेज़ाब्तिगियां हुई हैं उसमें बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, बशमूल जुल्फी बुखारी साहब के। और जुल्फी बुखारी साहब इसी इल्जाम के बलबूते पर अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हो चुके हैं। यानी जुल्फी बुखारी साहब ने एक बड़ा स्टैंड लिया है कि जब तक ये इंक्वायरी मुझ पर चलती रहेगी मैं मुआविन खुसूसी की सीट पर बरजमान नहीं रहूंगा। आगे आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सही मानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को देख लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को देख लिया जाए, तो मुसलसल वो चीजें पनप रही हैं जिनको आगे आने वाले वक्तों के अंदर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर सिर्फ एक तूफान की पेशगोई के बावजूद भी वो इंतजामात देखने में नहीं आए जिनकी तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से की जा रही थी। और वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी लिहाज से कराची में इन नागहानी आफतों से निपटने के लिए या इनसे होने वाले नुकसानात के इजाले के लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी तश्कील नहीं दी है। यह बात बबांगे दहल हर ऑपोजिशन लीडर कर रहा है। मुल्की हालात ऐसे हैं कि समझ से बालातर चीजें दिखाई देती हैं। क्या आया इसके ऊपर क्या बात की जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या रखा जाए, क्योंकि ऑपोजिशन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सिंध हुकूमत से उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। कराची के अंदर किसी एक का स्टेक नहीं है। और आगे आने वाले वक्तों के अंदर दोबारा ये जो सही मानों में एक गुत्थी उलझा दी गई है, जिसे सियासी गुत्थी कहा जाता है, उसके सुलझने के कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते। बैक टू बैक एक दूसरे के साथ चीजें मुंसलिक हैं, जिससे ना ही ऑपोजिशन को कोई खतरा दिखाई देता है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत को। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने अपने कीमती वक्त इनायत किया। अजीम भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, नागहानी आफतों की सूरत हाल कराची वाले देख सकते थे, अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल मजीद खराब हो जाती तो इंतजाम तो कुछ भी नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। देखें, बात तो सारा शहर वाकिफ है। पीपल्स पार्टी के जुल्म और ज्यादती में किसी भी कराची के रहने वाले की या पूरे सिंध की बात करते हैं, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कराची में जो कि एक शहर है, आवाज़ यहाँ पर लोग रिएक्शन आ जाता है, मीडिया है, सोशल मीडिया। अदरवाइज आप जाके इंटीरियर सिंध में भी आप जाके देखें, पीपल्स पार्टी ने जो हाल लोगों का किया हुआ है, जिस तरह लोगों को दबा के रखा हुआ है, अली भाई नाकाबिले बयां है। बात आपने की तूफान, आंधी, बारिश है, ये तो हम इसी टेबल पे बात करते रहे हैं। सही, पिछली बारिश ले लें, इससे पिछली बारिश ले लें, तो क्या हुआ? पिछली बारिश में भी के इलेक्ट्रिक की ज्यादती हुई, लोग मारे गए। इससे पिछली बारिश में आप चले जाएं, लेकिन भाई अगर 10, 20, 50, 100 अफराद अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, इस हुकूमत में कोई वाली वारिस नहीं है, इस अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। बात बची सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की। सर, कारकर्दगी है क्या? 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक ही काम किया है कि किस तरीके से सूबा सिंध के रहने वाले लोगों को दबाया जा सकता है। हजारों अरब रुपए के फंड हैं, हजारों अरब रुपए के। NFC अवार्ड की मद में 800 से 1000 अरब रुपए सालाना रिकवरी है, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन मिलता है। NFC अवार्ड की मद में 1000 अरब के करीब इस साल भी आपको सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं। इसके अलावा लोकल टैक्सेशन है, आपकी जनरेशन है, आपकी फिर जो करप्शन है,
सिंध, इनकी सिंध की जमीनें आप जाके हाल देखें, कोई जमीन नहीं है सिंध में मौजूद खाली। जमीन तो छोड़े, जंगलात नहीं छोड़े। सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त जंगलात नहीं छोड़े, और मैं हैरत करता हूं कि ये किस मुंह से ये अपनी सिंध की करप्शन छुपाने के लिए ये वफाक के ऊपर एलिगेशन जो लगाते हैं, और बिलावल साहब रोज वफाक के खिलाफ बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि वफाक ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आप सिंध पे बात ही नहीं करना चाहते, आप सिंध पे सुनना नहीं चाहते। इसकी वजह यह है अली भाई, इसमें कमजोरी वफाकी गवर्नमेंट की है। वफाकी गवर्नमेंट आज कमजोर नहीं होती, अगर वफाकी गवर्नमेंट की इत्तेहादी कराची में एमक्यूएम कमजोर नहीं होती तो मैं समझता हूं कि वो बात करते, वो बास पुरुष करते कि भाई कराची में आपने, सिंध में जो हुकूमत ने वसाइल आप लेके बैठे हुए उसका क्या किया। 2 मुजाहरे साल में कर लेने से मसला हल नहीं हो जाएगा। अगर एमक्यूएम हल क्या है सर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ा स्टेक मिला है। तहरीक इंसाफ ने अली भाई, तहरीक इंसाफ की 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 30 सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, गवर्नर है, 3 वफाकी वजीर हैं, सदर मुमलिकत है, और वजीर आजम भी पाकिस्तान कराची से है। अच्छा, वजीर आजम पाकिस्तान भी कराची से हैं। सर मैं आपको बताऊं, बात को मैं आगे लेके चलता हूं। ये जो जहांगीर तरीन साहब जो है ना, जिनके जहाज से ये हुकूमत बनी थी, आज जहांगीर तरीन साहब तो अलग हो गए। वो तो तांगे मांगे की हुकूमत बनाई थी, भाई जहांगीर तरीन तो अपने इमरान को लेकर आज अलग हो गए, और आने वाले दिनों में वो फॉरवर्ड ब्लॉक बढ़ता चला जाएगा। मेरे भाई, जिस कराची के लोगों ने आपको मुंतखब किया था, यहां से आपके, मैंने जैसा कि बताया कि 3 वफाकी वजीर हैं, गवर्नर है, सदर मुमलिकत है, आप खुद इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर साहब यहां से। भाई कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची को सोच लें। तो सर किस किस्म के लोग हैं सर? कराची तहरीक इंसाफ वाले उसी किस्म के जिस तरह के मुस्तफा कमाल साहब बताते हैं अक्सर। देखें मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उसी किस्म के लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत चलाने के लिए एक इत्तेहादी कराची से लिया हुआ है। अच्छा। अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहां से सीटें ली हुई हैं। अब तेरी पीटीआई, ये तो जहांगीर तरीन साहब तो चले गए जी। ओ भाई, आपके पास आज भी मैंडेट अगर है तो वो कराची का मैंडेट है। आज भी आपके साथ जो हुकूमत चलाने वाले हैं, फिर इसके बाद आपके एक इत्तेहादी, आपका एक अलाई एमक्यूएम, और आपका एक वो अलाई जो खामोश अलाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा। ओ भाई, आपने अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में आपने अलायंस कर लिया है पीपल्स पार्टी के साथ। कोई मेरे ख्याल में सियासी कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मैं समझता हूं सियासी शऊर ना रखता हो, जो समझता ना हो कि बशमूल NA 249 और जितने भी मामला हैं सेनेट से लेकर तमाम चीजें, कि जिसमें पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का बैकडोर अलायंस है। अच्छा। पीपल्स पार्टी वफाकी गवर्नमेंट चला रही है। ओ भाई, लेकिन इन तमाम बातों के पीछे कराची कहां खड़ा है, जो आपका रेवेन्यू इंजन है। कराची को अगर आपने पीपल्स पार्टी की या एमक्यूएम के ही दर पे छोड़ना था, मैं आपको बताऊं अली भाई, अगर आज एमक्यूएम अपनी फॉर्म में होती, अगर आज पीटीआई अपनी फॉर्म में होती, इमरान खान साहब की अगर कारकर्दगी ठीक होती, वसीम अख्तर जेल में होते। अच्छा। भुगत कौन रहा है? कराची वाले। वो 5 साल मेयर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कराची का तरक्की का साइकिल रुका हुआ है। भुगत कौन रहा है? कराची वाले। सफर कौन कर रहा है? कराची वाले। लेकिन हुकूमत की कमजोरियों की वजह से ये कराची शहर, ये पूरा सिंध एमक्यूएम को भी भुगत रहा है। ये पीपल्स पार्टी की नाकामियों को, पीपल्स पार्टी के करप्शन को भी कराची शहर भुगत रहा है। चलें ठीक है, पीपल्स पार्टी की कितनी करप्शन है और कराची किस हद तक उसको भुगत रहा है। एंथनी नवीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रुकने सेंट्रल असेंबली में। बहुत शुक्रिया एंथनी नवीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताना पसंद करेंगे सर, क्योंकि अजीम मेमन साहब ने भी यही बात की है कि जी आप लोगों की करप्शन और नाअहलियों की सजा कराची वाले भुगत रहे हैं। अगर कोई नागहानी आफत आएगी तो सिंध हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है। कुछ कहना पसंद करेंगे? बात यह है भाई कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने मुझे अभी वो उसमें लिया है तो मैं वो गुफ्तगू नहीं सुन सका जो मुझसे पहले जो साहब यहाँ पे फरमा रहे थे। जी जी, आपने फरमाया अभी कि जी कराची की अपना पीपल्स पार्टी की करप्शन कराची भुगत रही है। तो मुझे ये बता दीजिए कि कराची की जिलाई इंतजामिया या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आज तक सिवाय जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे तईमुज़्ज़मान साहब, उसके बाद कितने अदवार गुजरे हैं और कौन सी सियासी जमातें जो हैं यहाँ पर कराची की जिलाई हुकूमतों पर, या जब टाउन्स थे वहां पर वो अवाम का मैंडेट चुरा कर या जबरदस्ती धोन धमकी से दावा करके यहाँ पर वो यहाँ के बल्दियाती इदारों पर वो काबिज रहे हैं। इस बात का पहले तयन कर लीजिए कि वो कौन सी सियासी जमातें थी। और पीपल्स पार्टी का जो एरा था जिसमें तईमुज़्ज़मान साहब आए थे एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो दौर भी साथ में रख लीजिए ताकि कंपैरिजन में आपको आसानी हो। फिर आप देख लीजिए कि इतने अदवार में जब भी बरसात यहाँ पर हुई है, कितने अदवार में यहाँ पर सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और उसने क्या क्या जो है वो उस वक्त वो इनिशिएटिव लिए थे जिसकी वजह से कराची जो है वो
बरसात में या किसी भी तूफान की जब भी कभी जद में आया है तो उसमें क्या उस गवर्नमेंट का रोल रहा है। अच्छा, लंबी अगर तारीख में ना जाएं तो पिछले साल अगर आप देख लीजिए जी तो मैं उसी तरफ ले जा रहा था वैसे आपको, आप खुद ही आ गए। हाँ, मैं उसी तरफ ले जाना चाह रहा था आपको, लेकिन आप खुद ही आ गए क्योंकि आपने कहा मुझे पता इनिशिएटिव है लिया। आपका टाइम बड़ा कीमती है, मुझे पता है जी, आपका टाइम कीमती है। अर्ज ये है मेरे मोहतरम दोस्त कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की चले मिसाल लेते हैं, जी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो चेयरमैन थे उस वक्त रेहान हाशमी साहब, रेहान हाशमी साहब की फुटेजेस और वीडियोस निकाल के देख लीजिए, जिसमें वो कहते फिरते हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे दिए नालों की सफाई के लिए और हमने करवाए। फिर उसके बाद वो एक ऐसी भी वीडियो क्लिप्स आई जिसने दिखाया कि कराची डूब गया, कराची डूब गया, कराची डूब गया। फिर कुछ ऐसी भी वीडियो क्लिप्स आई जिसमें कुछ वफाकी वुज़रा यहाँ कराची में आए कि हम कचरा साफ करेंगे, नालों से कचरा साफ करेंगे, और नालों पे खड़े होकर तस्वीरें बनाई गई, कचरे के साथ तस्वीरें बनाई गई, फिर मशीनें लगाई गई, नालों से कचरा निकाला गया, फिर वहीं पे उन्हीं नालों में वो कचरा दोबारा फेंक दिया गया। लेकिन उसके बाद जो एक इदारा आया उसने देखा कि कराची में जो है वो कराची डूब गया है, इसलिए लिहाजा कराची को बचाना है, और 3 नालों की सफाई करके कराची को बचा लिया गया जो कराची डूब चुका हुआ था। उसके अलावा जो इदारे कराची के पोश एरियाज, स्पेशली जो कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं, उनकी कारकर्दगी भी देख लीजिए, जहां गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फिर वहां पर मशीनरी भी दी और काम भी किया। लेकिन 3 नालों की सफाई की वजह से ये जो वफाकी हुकूमत ने जितना वावेला मचाया था वो कारकर्दगी भी सबके सामने आ गई। लेकिन जो भी बल्दियाती इदारे थे जिन्होंने कई दहाइयां जो हैं इस शहर की सो कॉल्ड खिदमत की, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। फिर कराची में जो तरक्याती काम हुए हैं जो साहब मौसूफ यहाँ फरमा रहे थे, जी जी, वो किसी दिन टाइम निकालें, आप आए साथ, हम कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का विजिट करते हैं और वहां पर देखते हैं कि सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेहतरी आई है। अमान पाऊं सर, आपने अभी कुछ देर पहले ही फरमाया था कि रेहान हाशमी साहब जो है फुटेजेस में कहते हुए दिखाई दिए कि सिंध हुकूमत ने मुझे पैसे दिए नालों की सफाई के लिए और मैंने नालों की सफाई की। सर, पैसे देने के बाद सिंध हुकूमत बरी उज़्ज़िमा नहीं हो जाती? रेहान हाशमी साहब से पासपोर्ट्स होनी चाहिए थी कि अगर नालों की सफाई पैसे देने के बावजूद भी नहीं हुई है और पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूब गया है, तो पैसा कहां गया जो तुम्हारी झोलियों में डाले गया था? अर्ज ये है मेरे भाई, अगर ये मैं कहता कि जी हमने पैसे नहीं दिए तो आप दूसरी तरफ आ जाते कि जी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, आपने बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन नहीं किया। जब ये इंडिपेंडेंट और जिम्मेदारी आप लोगों की सर, देना भी आपकी जिम्मेदारी है, चेक एंड बैलेंस भी आपकी जिम्मेदारी है जी। पैसे देना, फंड्स इशू करना आपकी जिम्मेदारी है और उसका चेक एंड बैलेंस रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सर, दोनों जिम्मेदारियों को आपको पहचानना चाहिए। मेरे मोहतरम, मैं तो मान रहा हूं ना, वो तो इदारे मौजूद है ना जी, वो तो इदारे मौजूद हैं जो चेक एंड बैलेंस कर सकें। ठीक और है। सबसे जो बड़ी अदलिया है वो अवाम की अदलिया है। अवाम देख रही है कि कराची के जो मुंतखब, सो कॉल्ड मुंतखब यहाँ पर काबजीन लोग थे, उनके बाद आप देखिए कराची का मूड भी आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा होगा। हालिया NA 249 के इलेक्शन जो है ना, इस बात को इंडोर्स करते हैं कि कराची की अवाम इस बात को समझ गई है कि कराची की तरक्की अगर मुमकिन है तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर सतह पे मुंतखब करना होगा, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो बल्दियाती इदारे हो। और आइंदा आप देख लीजिएगा, लोग समझ गए इस बात को। आप बिल्कुल सही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलें, ठीक है एंथनी साहब, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। क्या कहेंगे अजीम अहमद साहब? देखिए, बात में उनकी पॉइंट मौजूद है कि कराची के अवाम ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कराची के मसाइल का हल है, तभी आपके भी और MKM के भी लोग उसमें जा रहे हैं। देखिए, बात ये है, जैसे कि अली भाई ने NA 249 की बात की, जी एंथनी साहब ने बात की, तो बात ये है अली भाई कि NA 249 का रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं कराची वालों से मैं मुखातिब हूँ कि कराची वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के MPA साहब कह रहे हैं कि हल जो है कराची की डेवलपमेंट का वो PPS की तरफ जाता है, पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है जी। तो कराची वालों को ये सोचना होगा कि भाई पीपल्स पार्टी को ही मुसल्लत रखना है या इस तरह की जो इस वक्त कराची में मौजूद PTI और MKM की हुकूमतें हैं उनको बर्दाश्त करना है, या एक नई फोर्स जो सामने आ रही है जिसको जो बेहतर रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी मिसाल NA 249 भी है, जिस NA 249 के अंदर चौथा नंबर NA 249 में हमने इस वक्त पीछे छोड़ दिया
एमक्यूएम को भी और पीटीआई को भी। ये ज़मीनी इलेक्शन था। इस ज़मीनी इलेक्शन में दोनों पार्टियों को हमने, जो कराची में मेजर रूल कर रही हैं, इनको पीछे छोड़ा है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को छोड़ना है पीछे तो उन्हें हमारा साथ देना होगा, उन्हें आगे आना होगा। कैसे छोड़े आप लोगों के लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए साथ छोड़ के जा रहे हैं? ये देखें, बात पता है कि पता नहीं कोई चला गया होगा, मुझे नहीं पता। समीता अफजाल साहिबा गई हैं, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2000 उन्होंने। कोई उहदेदार नहीं है। अच्छा, समीता साहिबा जो भी आप कह रहे हैं, मुझे एमपी हैं, एमक्यूएम के एमपी हैं साहब। जी जी, बाद में रही आपकी मीडिया की इंचार्ज भी नहीं रही हमारी। देखिए मेरी बात सुने, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते चले जाते। सबसे ज्यादा आने वालों का रुझान इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी में, ये भी आपको बता दूं। अच्छा। सबसे ज्यादा वोट अगर इंक्रीज हुए हैं इस वक्त तो पाक सरजमीन पार्टी के हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाक सरजमीन पार्टी का जो लोगों की राय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो NA-249 का रिजल्ट है कि आने वाले दिनों में लोग समझ रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम भी साल में 2 मुजाहरे करके, आपके कारकुनान से हटकर कोई समझ रहा है, एमक्यूएम भी साल में 2 मुजाहरे करेगी। और पीटीआई का तो 3 साल कारकर्दगी आपके सामने है। वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं कि आप किसी तरह ये हुकूमत चली है तो अवाम में चले जाए। नहीं भाई, आप अपने 5 साल पूरे करें और अवाम को बताएं कि हम कुछ नहीं कर सके। चले ठीक है अजीम भाई, आपको पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंथनी नवेद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। एंथनी साहब, सर अजीम अहमद साहब यही बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का अगर कोई चला गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और कराची वालों को यह सोचना चाहिए कि उनको पीटीआई चाहिए, एमक्यूएम चाहिए, पीपल्स पार्टी चाहिए या कोई नई फोर्स चाहिए। देखिए, मैं अजीम साहब की जो ख्वाहिश है मैं उसको तो खैर कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल वो हक रखते हैं अपनी सियासी जमात के लिए। हर कोई जो है वो नेक ख्वाहिशात रखता है और रखनी भी चाहिए एक पॉलिटिकल वर्कर को, और उसके लिए काम भी करना चाहिए। ये एक हर पॉलिटिकल वर्कर की जिम्मेदारियों में शामिल है। और वो अच्छा, अगर वो एक्टिविज्म में वो रहता है, बिजी रहता है, तो इस पर तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात है अवाम के मिजाज का और अवाम की जरूरियात का और सियासी रुझान का, तो आप देख लीजिए हालिया ये अभी बलीर का भी इलेक्शन हो चुका है PS 88 में। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या रिजल्ट था, लोगों का मिजाज क्या था, लोगों का मूड क्या था, और सियासी मुस्तकबिल की सिमत का क्या तयन किया था मलीर के लोगों ने। फिर उसका आपने दूसरा मुजाहरा देखा है NA-249 में। 2018 में हम कहाँ खड़े थे, हमारी मुसलसल वहां पर मेहनत, वहां पर अवाम के साथ मुसलसल राब्ता, लोगों का लोगों से जो किए हुए, वहां पर हमारे जो पॉलिटिकल वहां पर हमारी जो टीम है वहां पर उनका एक कंटिन्यूस एक खिदमत का जो सफर था उसको जिस तरीके से जारी रखा था, तो बुनियादी तौर पर वहां के लोगों का हमने इत्मीनान हासिल किया है। और आप देखिए कि 88 के बाद वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीतना, ये कराची के अवाम को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब अजीम साहब का बेशक जो भी व्यू पॉइंट हो वो उनका राइट है, वो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कराची का शहरी होते हुए आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, आप देखिएगा कि कराची के अवाम का मिजाज आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एंथनी नवीद साहब, अगर सही मानों में कराची के अवाम का मिजाज आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग अगर बोलते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी आज मसाइल हल करने की बात करती है तो ये मसाइल पैदा किसने किए हैं सर, इसकी भी निशानदेही करते चलें। अगर तो पीपल्स पार्टी ने किया तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर किसी और सियासी जमात का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है तो वो भी बता दीजिए। हम तो इस पॉलिटिकल डिबेट के लिए तैयार हैं, आप करें इस पर डिबेट। लेकिन एंथनी नवीद साहब, अगर सही मानों में किसी और पॉलिटिकल जमात की मैं बात करूंगा तो वो सारी बात आ जाएगी कि वो भी आपके इत्तेहादी रहे, और जितना गंद उन्होंने आपके इत्तेहादी होने पे फैलाया है, इतना तो उन्होंने सही मानों में अपना सिक्का चलने पे भी नहीं फैलाया था। चले आप इखलाक की जरूरत तो पैदा करें ना, आप बताएं मुझे ना किसने गंद फैलाया है, बताएं तो सही। तो सर आप लोग तो 10 बार नाम ले चुके हैं। अरे भाई आप बता देना, मैं तो एक आम सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हो सकता है कहीं दिन भर के जमेले में रहता भूल गया हूँ, आप बता दीजिए कौन है। चले ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है सर, अजीम अहमद साहब, सर क्या कहना पसंद करेंगे, जिस सियासी जमात की तरफ मैंने इशारा किया है सही है गलत है? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। देखें मैं आपको बताऊं, इसमें 2 बातें हैं जी, और ये बात हमेशा डिबेट रहती है, लंबी डिबेट हो जाती है। और बात बुनियादी तौर पे ये है कि पिछला जो टेन्योर गुजरा है इसमें 2010 के बाद डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो 2010 के बाद मैं आवाम से मुखातिब हूँ, क्योंकि एंथनी साहब तो सब्ज बाग दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सीन में जो दूध की नहरें बह रही हैं। ये तो खैर कराची के रहने वाले हम भुगत रहे हैं, हम कराची से बिलोंग करते हैं, हमें तो पता है कि कराची के साथ क्या जुल्म और सितम है। अच्छा, कराची में क्या हालात हैं, और आवाम को शायद ये महसूस तक नहीं होता कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ भी है इस शहर में। गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी आप हॉस्पिटल चले जाएँ,
अब कहीं भी चले जाएं, चाहे कोरोना वायरस, मतलब कहीं भी आप निकल जाएं, आपको नहीं लगेगा कि आपके स्कूलों में बच्चों की तालीम, एजुकेशन, कहीं भी चले जाएं कि गवर्नमेंट का आवाम से कोई ताल्लुक है। तो ये बात तो होगी बेसिक कि सिंध गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि उसने क्या जुल्म और सितम किया हुआ है शहर के साथ। बात बची पास की, आपने बात की पास, तो अली भाई पास तो बहुत आप आगे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। अच्छा। पास में जो एमक्यूएम थी, जी जी, एमक्यूएम का सिर्फ एक मसला था। देखें बात ये थी, देखें कराची में 20 जनाजे रोज उठ रहे थे। अब ये क्या डिबेट करें बार बार, एक ही बात को बार बार क्या करें। अच्छा। बस हम उसके खिलाफ थे, हर आदमी उसके खिलाफ होगा, बल्कि हर गली मोहल्ले में रहने वाला हर एक शख्स, एक आम आदमी नहीं चाहेगा कि किसी शख्स की जान जाए। तो वो एक अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो वक्त गुजर गया। अब अच्छा दौर है, अच्छे दौर में जब हम उस दौर से भी निकल गए तो आने वाले वक्त में इस दौर से भी निकल जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ वो पिछले वक्तों में अगर वो डील करते रहे और वक्त निकालते गए, और इन्हें भी एक कमजोर पार्टी मिली हुई थी कि ठीक है यार, कुछ तुम ले लो कुछ हम ले लो की बुनियाद पर आज भी सिंध में एमक्यूएम के 30 एमपी बैठे हैं ना, 25 एमपी एमक्यूएम के बैठे हैं ना। क्यों एमपी सूबाई असेंबली चल रही है? अगर कराची के साथ जुल्म हो रहा है तो सूबाई असेंबली एमक्यूएम के 25 एमएनए एमपीएस और पीटीआई के 30 एमपी के होते हैं, वो असेंबली चल कैसे रही है? वो असेंबली इसलिए चल रही है बॉस कि वो असेंबली के अंदर ये लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए। इनकी डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, उनको पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। हर आदमी को ये पता है। एमक्यूएम के हवाले से बता दें, वो लोग तो एक्सपीरियंस लोग हैं। एमक्यूएम के और पीटीआई का आदमी इस वक्त सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है कि यार अगली दफा इमरान खान की सूरत में पता नहीं कोई कराची से कोई जीतने देगा नहीं देगा, या आमिर खान की क्यादत में कराची वाले लास्ट टाइम तो बेवकूफ बन गए। अब पता नहीं वो बेवकूफ बनेंगे नहीं बनेंगे, इसलिए जो मजे लेने ले लो, जो लूटना है लूट लो, जो करप्शन करना है कर लो। इस वक्त तो भाई ये हाल है, इस वजह से ये शहर सफर कर रहा है, ये सुबह सफर कर रहा है। अच्छा चलें ठीक है। एंथनी नवीद साहब कोई कमेंट करना पसंद करेंगे? सर फाइनल कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सही मानों में कराची के लिए जो है वो मुस्तफा कमाल साहब भी फरमाते हैं कि पीटीआई के लोग किस किस्म के लोग हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्या सोचते हैं? क्योंकि बकौल कुछ लोगों के आप लोगों का पसे पुष्ट कोई इत्तेहाद है। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात तो ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं। अगर अजीम साहब के इल्म है तो मुझे नहीं पता है, इनकी मालूमात पे मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई कमेंट नहीं दे सकता जी। लेकिन अर्ज यह है कि हमारा काम है खिदमत करना। हमने अवाम की खिदमत पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सही। और जहां ये कह रहे हैं 2005 से 2010 का जो यहाँ पर कराची के अवाम ने जो दौर देखा है, उस पर किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिए। मैं बराह रास्त उस बल्दियाती निजाम का हिस्सा रहा हूँ, एक मुंतखब नुमाइंदा था मैं उस दौर में जी। तो उस पर बहस कर लेंगे। अभी आपके पास वक्त कम है तो उस पर भी हम बता देंगे आपको कि वहां पर क्या होता रहा और किस किस्म के काम होते रहे, और जो मेगा प्रोजेक्ट थे वहां पर क्या वो करप्शन की दास्तानें थी और वो किस तरीके से। ये मुस्तफा कमाल साहब के दौर की बात कर रहे हैं आप एंथनी साहब? जी, मुस्तफा कमाल साहब के दौर की बात कर रहे हैं? जी, मैं वही फरमा रहा हूँ आपसे, 2005 से 2010 का जो दौर था, करप्शन की दास्तानें रकम की गई है मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। आप रख लें प्रोग्राम तो उसमें बात कर लेंगे। अभी आपके पास वक्त कम है, फिर बात हो नहीं सकेगी। अच्छा, तो मतलब ये डन हो गया, ये मेरे और आपके दरमियान ये बात डन हो गई। ये मुस्तफा कमाल साहब का जो दौर था, जो टर्नओवर था, उसके अंदर करप्शन टिका के ये काम नहीं हुए इतने। आपको भी याद होगा उस दौर में उसका ऑडिट भी मना कर दिया गया था। जी जी, मुशर्रफ का दौर था, याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। याद है, तो फिर ऑडिट क्यों मना किया जाता है मेरे भाई? चलें ठीक है एंथनी नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो है वो सही मानों में बात होगी। अजीम मेमन साहब वो कह रहे हैं दास्तानें रकम की गई हैं मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। देखें बात ये है कि अब वो किताब खोलने के लिए तैयार हैं, आप भी कोई तो पर्चा निकालें। किताब खोलने के लिए तैयार है लेकिन कुछ कह नहीं सके। अच्छा, कोई प्रोग्राम रख लें, मुझे बुला लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुस्तफा कमाल साहब का को इस वक्त जो अवाम में पजीर आई है ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कराची के लिए उन्होंने तरक्की के लिए काम किया और उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। दूसरी बात कि भाई पीपल्स पार्टी के लोगों से मैं कहता हूँ भाई आपका वजीर आला है और आपकी बहुत अच्छी सेटिंग है, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत चला रहे हैं। आप एक काम करें, अगर आपको लगता है कि मुस्तफा कमाल के अदवार में कोई करप्शन हुई है तो भाई एंटी करप्शन आपके हाथ में है। सिंध में एंटी करप्शन का डायरेक्टर आपका है, आप केस बनाएं, बिल्कुल केस बनाए। तो सर आपकी बहुत अच्छी सेटिंग नेप से चल रही है, नैप कोर्ट में मुस्तफा कमाल साहब पेशी भुगतते हैं, टाइम पास के लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की नेप से बहुत अच्छी सेटिंग चल रही है, उन्होंने अपने तकरीबन लोग रिहा करवा लिए नेप से। अच्छा, आज की बात में पीडीआई की हुकूमत में तकरीबन पीपल्स पार्टी के लोग फारिग हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। तो भाई आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, आप नेप पे कोई केस बनवा लें। जहां तक बात बची कि आप कह रहे हैं केस चल रहा है, भाई वो केस जो चल रहा है उसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इस तरीके से चल रहा है। क्या है कि जिस अलॉटमेंट का उनके ऊपर केस है उस वक्त के मेयर के पास अलॉटमेंट का इख्तियार ही नहीं था, तो इस पे भी कभी प्रोग्राम रख लेंगे, इस पे बात कर लेंगे, पेपर्स में ले आऊंगा। अलॉटमेंट का इख्तियार ही नहीं था, अलॉटमेंट का इख्तियार ही नहीं था मेयर कराची के पास। जी, उस वक्त की मेयर कराची के पास
क्लिफ्टन की जो जमीन का उनके ऊपर केस है, अलॉटमेंट वो कंटोनमेंट, उसके उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। बात आ जाए हालिया दिनों की सियासत के ऊपर। हालिया दिनों में भाई ये कौन सी बातें अवाम से कर रहे हैं जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई सिंध में रहने वाला जैकबाबाद लाड़काना से शुरू करें और कराची तक शुरू करें, जुल्म और सितम की एक दास्तान है पीपल्स पार्टी की। अच्छा। और बस फर्क इतना है कि कराची से कहीं रिएक्शन आ जाता है। मैं कराची से रहने वालों से कहता हूं लोगों से कि भाई रिएक्शन लाड़काना और जैकबाबाद से इसलिए नहीं आता कि उनके पास तो पीने के लिए पानी नहीं है, और वडेरा तो उनकी शादियां, मौत मैयत, डेथ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और उस वडेरे की मर्जी के बगैर बन नहीं सकते। हमें अपनी मदद के साथ उनकी मदद भी करनी है। हमें उन लोगों को जिसको पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध में दबा के रखा हुआ है, हम अगर आवाज बन सकते हैं तो हम अपनी भी आवाज बनेंगे, और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यही एक फलसफा है, यही पाक सरजमीन पार्टी का काम है, और यही पाक सरजमीन पार्टी इंशाल्लाह उस रास्ते पे गामजन है कि हम इंशाल्लाह कराची से लेकर जैकबाबाद तक हम आजाद कराएंगे सिंध को, हिंद पीपल्स पार्टी के डाकुओं से आजाद कराएंगे। इसलिए आजाद कराएंगे भाई कि एक साल में, इस साल में सिर्फ 1000 अरब रुपए के करीब नेशनल फाइनेंस कमीशन की मद में सिंध को जो पैसे मिले हैं वो वफाकी हुकूमत से मिले हैं। वो वफाकी हुकूमत इसलिए नहीं रोक पा रही, इसके अंदर भी सर वो शॉर्टफॉल कितना आपको पता है जी? अगर 1000 अरब रुपए का अगर उनको जो है वो उसके बाद 50 या 100 अरब रुपए कम मिलते हैं तो भाई 900 अरब तो आपको मिले। अच्छा। 950 अरब तो आपको मिले। और एक बात आपको मैं ऐड कर दूं, पानी की बात की, बिलावल साहब ने पानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान पानी सिंध का रोक रहा है। भाई क्यों गुमराह कर रहे हैं? अच्छा, सिंध में सबसे पहली बात नहीं रोक रहा। जितना पानी, जितना जिस सिंध के हिस्से का पानी जो रोक रहा है, आधा सिंध कराची पे है, डिपेंड करता है, आधा सिंध कराची है। तो कराची में जितना पानी आपको आज वफाक से मिल रहा है, जितना पानी, उसका 1.5% आप दे रहे हैं, आपको 50% देना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो इनके वडेरे और जागीरदार सिर्फ अपनी जमीनों को काश करते हैं जो आम आदमी को पानी नहीं मिलता। नंबर 2, इन्होंने डैम्स नहीं बनने दिया, इन्होंने डैम नहीं बनने दिया। आधे से ज्यादा पानी, बिलावल साहब, आधे से ज्यादा पानी समंदर की नजर हो जाता है। अच्छा। खुदा का वास्ता है, अगर आपको इतनी सिंध के पानी से मोहब्बत है, कराची है, इंटीरियर सिंध के लोगों से, सिंध के रहने वालों से, तो भाई खुदा का वास्ता है कि आप डैम बनाएं। पानी के अंदर 1.5% पानी मिलता है कराची को, आप डैम बनाएं। मैं बड़ी कदर करता हूं आपके तबर्रे की, लेकिन एक बात मुझे बता दें सर, अगर सही मानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बुरी है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं होने दे रही, बिलावल साहब का कोई विजन नहीं है, वो कोई काम नहीं होने दे रहे, फिर भी उनका मैंडेट बढ़ता जा रहा है, बरसों जो सीट निकाल नहीं पाते आज वो चुटकी में निकाल लेते हैं। और मुस्तफा कमाल साहब की कारकर्दगी का ढोल हर कोई पीटता है, लेकिन जब वो बाई इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका कैंडिडेट हार जाता है। देखें क्यों सर? देखें, बात ये है कि ये तो पहले कराची के लोग तय कर लें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी तय कर लें। ग्राउंड रियलिटी ये, मैं एज कराची आईडी कहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कराची तबाह बर्बाद है, एक बात। नंबर 2 बात बची कि भाई आप सीट नहीं लेते, हम तो 1600 वोट लिए थे हमने 2018 में। अच्छा। आज हमने लिए 9300 वोट, ठीक है। 35000 वोट लिए थे पीडीआई ने, आज उनके चंद हजार वोट हैं। आज एमक्यूएम हमसे अपने आधे नंबर पे भी नहीं खड़ी हुई, हमसे पीछे है, आखिरी नंबर पे आई है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमने तो गेन किया है जी। ये पार्टियां हुकूमत में होते हुए करोड़ों रुपए खर्च किए, एमक्यूएम ने, पीटीआई ने करोड़ों रुपए खर्च किए, मिफ्ता इस्माइल ने पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च किए। और जहां तक बात बची पीपल्स पार्टी की, भाई ये पीडीएम से अलहदगी का तोहफा है। सब समझते हैं यार अली भाई, अब सियासी शऊर आ गया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजीम अहमद साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा, ब्रेक के बाद एक दूसरा इशू भी हम आज हाईलाइट करने जा रहे हैं जिस पर बहुत वसी पैमाने पर काम हुआ है और बिलाखिर वो काम मुकम्मल हो गया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे इशू की जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि एनसीओसी के फैसले जब जो है ये लॉकडाउन के हवाले से हुए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई और उसके बाद ताजिर बिरादरी की जानिब से इस पूरे फैसले पर नाराजगी का इजहार किया गया। पूरी ताजिर बिरादरी इस पर नाला दिखाई दी और सबसे ज्यादा नुकसान अगर मैं बात करूं तो ये कैटरर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन वालों ने काफी आवाज उठाई है कि हॉल्स बंद कर दिए गए, इवेंट्स बंद कर दिए गए, जिससे नुकसान हुआ, लोग बेरोजगार हुए और उनकी इंडस्ट्री ने सही मानों में काफी प्रोटेस्ट किया, लोगों के सामने अपना मुद्दा बयान किया और उस मुद्दे के बलबूते पर जो है वो आज ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि हुकूमत ने बिलाखिर घुटने टेक दिए हैं और इस इंडस्ट्रीज को भी अपना जो है वो काम धाम जो है वो खोलने और सही मानों में जारी रखने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एनसीओसी के फैसले पर अब ताजिर बिरादरी अब भी नाला है या फिर सही मानों में किसी ने कोई सुख का सांस लिया है? मेरे साथ
कैस मंसूर शेख साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं केटरर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं। कैस भाई, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, कल आप लोगों ने जो है वो सही मानों में कहा था कि असद उमर साहब के घर के सामने हम लोग धरना देंगे, और उसके बाद अब ये सूरत हाल हो गई कि बिलाखिर हुकूमत जो है वो जाग गई है, उन्होंने आपके मुतालिबात मंजूर कर लिए। क्या कहेंगे? पहले तो मैं एनसीओसी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबका शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी इंडस्ट्री और ताजिर वालों की इंडस्ट्री की तरफ से, हर एक की तरफ से, बस कम्युनिटी की वजह से तरफ से, कि उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज अब खोल दी हैं। रेस्टोरेंट्स भी 12 बजे तक 24 आवर्स खोल दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला आफ्टरवर्ड्स वो भी, उनकी भी आउटडोर डाइनिंग ओपन हो जाएगी हमारे साथ ही। तो मैं शुक्रगुजार हूं उनका। जहां तक असद उमर साहब का है, तो असद उमर साहब के घर का हमने कहा था कि हम उनसे घर मिलेंगे, क्योंकि देखिए हम इस्लामाबाद तो नहीं जा सकते एनसीओसी के लिए जी। अब असद साहब का ऑफिस तो इस्लामाबाद में है, तो हमारे लिए यही था कि हम उनसे टाइम लेकर, हम उनके इससे बाकायदा प्रॉपर टाइम लेते हैं सिदरा इमरान साहब के थ्रू, जो एमपी हैं उनकी, और बहुत हेल्पफुल और बहुत ऑनेस्ट लेडी हैं अपनी पार्टी के साथ भी और लोगों के लिए भी, गुड ह्यूमैनिटेरियन। तो हम उनके थ्रू उनके पास जरूर जाते, जैसे हम पहले भी सिदरा इमरान साहबा के थ्रू ही गए थे। तो हमने उनको यही एक्सप्लेन करना था जो विजन था प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं बेरोजगार नहीं करूंगा, दिहाड़ीदार तबके के लिए कोई भी नेगेटिव ऐसा मैटर नहीं लाऊंगा, और इंडस्ट्रीज बंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं एसओपीज के ऊपर फोकस दूंगा। तो यही चीज हम चाहते हैं कि आप इंडस्ट्रीज ना बंद करें। बंद करने से कोरोना तो बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं जी जी, क्योंकि सिस्टम नहीं है। आपको फोकस एनसीओसी को करना चाहिए कि आप 100% आप वैक्सीन लगाएं। देखिए अमेरिका खुल गया, अमेरिका की आबादी, अमेरिका और हमारे साइज में कितना फर्क है जी। अब वो जाके हर चीज वहां ओपन हुई है, सऊदीया ने भी दोबारा ओपन कर दिया, हर मुल्क में किसी सिस्टम के तहत खुला हुआ है, लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं है कि वैक्सीन ना लगाएं। आपका फोकस एनसीओसी का वैक्सीन की तरफ होना चाहिए, एसओपीज की तरफ होना चाहिए। और बड़ा अच्छा आज बयान उन्होंने दिया असद उमर साहब ने कि जी वैक्सीन जो है हम लगा रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट कर भी रही है। आपने देखा सीएम सिंध साहब ने भी कहा कि रोज मैं 1 लाख लगाऊंगा, और आप ये देखें ये वैक्सीन लगने से ही कोरोना गिर गया, कोई इंडस्ट्री बंद करने से नहीं गिरा जी। ये वैक्सीन आप देखें, कल मैं पढ़ रहा था कि 39 लाख वैक्सीन लग चुकी हैं। सही। तो जो सिटी एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, जी जी, उनमें तकरीबन काफी हद तक लग चुकी है। गोट अंदरूने जो इलाका होता है वहां पे अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पहुंचेंगे, लेकिन ज्यादातर जो इफेक्ट आता है वो सिटी एरिया से ही आता है। सही। तो उसमें वैक्सीन की वजह से ये बच भी गया, और हमारा ना होने के बराबर है कराची। अच्छा। ठीक है। और जहां तक घरों का है, तो आपको देखें आजकल का लीडर यंग है, बड़े दिल वाला है। नासिर शाह साहब के घर कभी आप जाएं तो उनके दरवाजे खुले हुए हैं, वो आपसे खुले दिल से मिलते हैं आपकी, और सारी रात मिल रहे होते हैं ये लोग। सईद गनी साहब के ऑफिस चले जाएं, घर चले जाएं, वो सारी रात मिलते हैं, क्योंकि लीडर्स हैं। इसी तरह असद साहब के पास भी हम गए तो वो इसी तरह ही मिलते हैं लोग, क्योंकि लीडर हमारे लिए ही है ना। तो हमने इनसे नहीं मिलना, अगर कोई कहीं नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगे। गवर्नर साहब को जब भी हम लिख के देते हैं, गवर्नर साहब हर एक से मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब है वो टाइम देते हैं। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी से क्या मिल रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने कोई घुटने नहीं टेके, बल्कि गवर्नमेंट कन्विंस हुई है हमसे कि हाँ जी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग खुदकुशियों के करीब हैं। आज दिहाड़ीदार तबका जो सबसे ज्यादा केटरर, होटल, रेस्टोरेंट, इन इंडस्ट्रीज में काम करता है, आज उनकी असल में ईद हुई है। लेकिन क्या भाई आप खुशी से मेरे वेटर रोने लग गए, जी जी, आंखों में आंसू आ गए उनके। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं वो मोमेंट जब हमने कहा कि जी पहली से खुल रहे हैं, वो मोमेंट अगर हमारे लीडरान देखते हैं, इमरान खान साहब तो वैसे ही दर्द दिल वाले बंदे हैं, जी जी, आंसू आ जाता उनको, वो देखते तो वो उनको गले लगाते। ये कोई भी आता, आप देखें बिलावल साहब भी कितना बोल रहे होते हैं लेबर के लिए। इंशाल्लाह इंडस्ट्रियां बंद करने से कोरोना नहीं खत्म होना। जो 2% था वो 20 पे भी आ गया था, दोबारा 6 पे आ गया। सही। इंडस्ट्रीज खुलेंगी, एसओपीज का ख्याल रखेंगे सारे, कोरोना जैसे पहले कंट्रोल था, इंडस्ट्रीज खुल के उसी तरह। लेकिन कैस भाई पिछले दौर के अंदर भी देखने में आया कि सारे जो है वो हॉल्स बंद रहे, इवेंट्स जो है वो नहीं मुनक्किद होने दिए। इस बार भी यही सूरत हाल थी। 15 रमजान से मुझे याद है कि आप लोगों ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया था, ईद गुजर गई और अब सूरत हाल ये कि आप लोगों ने बिल आखिर जो है वो अपने मुतालिबात मनवा लिए। क्या लग रहा है सर, अगर आगे खुदा ना खास्ता कुरान दरमियान यही सूरत हाल होती है, दोबारा इंडस्ट्रीज के ऊपर टाइम आता है, दोबारा आपकी इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बंद करने के अहकाम जारी होते हैं, तब क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? आप समझ सकते हैं कि मुल्क चल सकता है। आप हर 1 महीने 2 महीने बाद IMF के पास पहुंचे होते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी कहीं कहीं। जी। तो ये सिलसिला भी तो रुकना चाहिए ना हुकूमतों का। सही। कि अपने से यहीं से कमाएं, यहीं पे लगाएं, सब करें, खत्म कर दें। तो ये इंडस्ट्रीज बंद करने से नहीं है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ, हम मुसलमान लोग हैं। कोरोना
शादी हॉल और इंडस्ट्रीज खुली के वक्त कितने % था और बंद होने के बाद आज डॉक्टर सुल्तान साहब है, फैसल सुल्तान साहब, जी बिल्कुल, आज उन्होंने रियलाइज किया होगा कि इंडस्ट्रियां बंद करने से कोरोना फैलता है, इंडस्ट्री खुलने से नहीं। आपके सामने प्रूफ है कि क्या परसेंटेज उस वक्त थी, क्या हो, क्यों? क्योंकि आपने शॉपिंग सेंटर्स 6 बजे तक किए तो आप घर नहीं जा सकते थे, इफ्तारियां लोगों की रास्ते में हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? तो क्या ये फैसला अच्छा था इनका? सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए वैक्सीन के ऊपर डालें। आपने आर्मी की सपोर्ट ली है SOPs के लिए, इंशाल्लाह मेरी आर्मी अजीम आर्मी, दुनिया की ताकतवर आर्मी है मेरी, वो आपको 2 महीने में पूरे मुल्क में आप वैक्सीन अरेंज तो करें। जो सियासतदानों का काम है वैक्सीन अरेंज करना, इंप्लीमेंट कराएं। हमारी फौज 2 महीने में, रेंजर्स, ये पुलिस, आप इनको ड्यूटीज दें और आप देखें आपके हाथ से कोरोना, बेसिकली सोल्यूशन तो वैक्सीन ही है ना। दुनिया खुली कैसे है? आप ट्रेवल नहीं बाहर पे कर सकते अगर आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट वैक्सीन का ना हो तो आप फोकस इनको SOPs और वैक्सीन पे करना है। और मैं नहीं समझता कि आगे कोई ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि 40 लाख तो कल तक था, आज इन्होंने 2-3 लाख और लगाई होंगी। सही। तो जब तक फर्स्ट आएगी तो करोड़ को क्रॉस कर चुके होंगे, तो मेन सिटीज का तो टारगेट अचीव हो चुका होगा, कराची का टारगेट अचीव हो चुका होगा, आपका हैदराबाद का अचीव हो चुका, आपका पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर, ये सब टारगेट अचीव हो चुके होंगे, यहाँ सब वैक्सीन लग चुकी होंगी। और आप देखिए सियाहत भी खोल दी है इन्होंने, क्यों? क्योंकि इन्हें नजर आ गया कि इंडस्ट्रीज खोलें और सियाहत खोलें ताकि लोग भी आएंगे। इससे आपका मैसेज भी बड़ा होता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट वीक है, सही, या शायद हमारे काम करने वाले लोग वीक हैं। दुनिया में जो मैसेज आता है, तो अब मैसेज जो सॉलिड जाएगा दुनिया में कि भाई ये मुल्क स्ट्रांग है। आप देखिए पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन इस रूमर की वजह से कि जी ये शायद बढ़ रहा है, और आप देखें 5 दिन बाद ही आपको कम नजर आ गया, तो इसका मतलब देयर वाज नॉट कोरोना बिकॉज ऑफ ओपन इंडस्ट्रीज। सही। अच्छा कैस भाई, एक बात यहां पर यह आती है कि जी ताजिर बिरादरी इन फैसलों से, जो फैसले कोरोना की जो है वो मद्देनजर सूरत हाल को रखते हुए जो है वो लिए जाते हैं, इस पे ताजिर बिरादरी जो है वो बिल्कुल खुशी का इजहार नहीं करती, क्योंकि मवाजना कर लिया जाए दूसरे ममालिक से तो वहाँ के लोग कर्जे भी फराहम करेंगे, वहाँ की हुकूमतें लोगों को राशन भी देंगी, वहाँ की हुकूमतें लोगों को पैसा भी देंगी। पाकिस्तान में ये सूरत हाल क्यों नहीं आती सर, कि ताजिरों को रिलीफ दिया जाए ताकि अगर कारोबार बंद भी करना पड़े तो ताजिर परेशान ना हो? देखिए सर, ताजिर आपसे कभी भी फेवर नहीं मांगता। सही। अगर आप लॉकडाउन करें जी, हम कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे कि हमें पैसा दो, प्लान दो, नहीं। सही। हम कहते हैं हमारा बिजनेस खोलो। आज ये बिजनेस खोलेंगे ना, वैक्सीन वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी जेब से लगवा देंगे। अगर पाकिस्तान में वैक्सीन शॉर्ट हुई और किसी मुल्क से भी लगवानी पड़ी मंगवा के, तो ताजिर बरादरी अपने लेबर्स का खुद ख्याल रखिए। आज आप देखें महंगाई कितनी बढ़ गई है, मुर्गी देखिए, गोश्त वगैरह चीज़, बिल्कुल। ये क्या है? लॉकडाउन का असर है। आपने लॉकडाउन में कमाया क्या, गेन क्या किया आपने? आपने लॉस ही किया, पूरी लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। ताजिर बरादरी बिल्कुल खुश होती है अगर आप लॉकडाउन ना करें, उन्हें कोई आपसे इंसेंटिव नहीं चाहिए, लेकिन कोई फेवर नहीं चाहिए। आप हमें कोई गवर्नमेंट से फेवर नहीं चाहिए, कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। आप बिजनेस खुला रखें, हम अपनी लेबर, अपनी टीम, इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करते रहेंगे। आज ये देखें NGOs कैसे चलते हैं, सही, ताजिर बरादरी देती है ना। कौन देता है इनको पैसे? ये छिपा कौन चला रहा है? सैलानी को कौन चला रहा है? ये ईदी को कौन चला रहा है? ताजिर बरादरी है। यही ताजिर बरादरी का जब काम चलता है, NGO को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं उनके, वो आगे हेल्प करेंगे। यही सिस्टम ऑफ लाइफ। जी जी बिल्कुल। अल्लाह से कारोबार करते हैं, उनका कारोबार चलता है, वो उधर हेल्प करते हैं। NGOs उनका पैसा लेके आगे लगाते हैं। लोग, NGO अपनी जेब से थोड़ी लाता है, सही। तो हम आप लोगों से ही लेते हैं ना। जी जी। तो वो सिस्टम चलता रहेगा। ये जब बंद होता है लॉकडाउन, तो ताजिर बरादरी के बाद पैसा खत्म हो जाता है। इस दफा आप देख लें NGO ने इतना काम नहीं किया ना, आपको JDC का नौबत ही नहीं आई ना इतनी, तो नहीं, नौबत तो बड़ी थी सर। अच्छा, बड़ी दुख तकलीफें थी बहुत। जी जी। लेकिन जिनके सफेद पोश लोग हैं बहुत, वो दे ही नहीं सके जो देने में आगे होते थे। उनके पास पैसा ही नहीं था, बिजनेस ही नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट को लॉकडाउन का सोचना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की सोच रखें, अच्छा, नो लॉकडाउन, SOPs को फॉलो करें और वैक्सीन के ऊपर फोकस करें। अच्छा कैस भाई, पूरी दुनिया के अंदर देखा गया कि चलें ठीक है, ये वायरस वहां पर आया, लोग जो है इसका शिकार हो गए, तो वहां लॉकडाउन करना पड़ा। तो इसका मतलब है ना कि ये लॉकडाउन जो है किसी मसले का हल है। अगर पाकिस्तान में भी लगाना पड़े तो सर ये मसले का हल के तौर पे हम इसको नहीं देख सकते? पाकिस्तान में कभी भी वो रेशियो नहीं आई। आप आज भी पाकिस्तान की डेथ्स देख, लेकिन सर इंडिया पड़ोसी मुल्क है और वहां पर जो सूरत हाल है, दूसरी चीजें भी अडॉप्ट करो ना, उनकी तरह सस्ती चीजें भी दे दो इधर। कि यही चीजें अडॉप्ट करनी है जिसमें लोगों का नुकसान है, सही, वो फायदे की चीजें तो अडॉप्ट करो जी। वो चीनी वीनी ये चीजें वहां से देखो ना कैसे सस्ती होती हैं, कैसी कमांड है उनकी, कैसे और भी काम कर रहे हैं, वो भी सीख लो पड़ोसियों से। पड़ोसियों से यही काम सीख रहे हैं। अल्लाह ने अगर आपको बरकत दी है, 5 वक्त के नमाजी हो,
पड़ोसियों के मुल्क में इतना मुसलमान थोड़ी है जितना मुसलमान पाकिस्तान में। जी जी। 5 वक्त आप वजू करते हैं। आप देखिए शादियों में तो लोग नहा धो के दोबारा आते हैं, सुबह नहा के निकलते हैं, शाम को ऑफिस के बाद आते हैं, जो कोरोना शरोना जो जर्म्स होते हैं उतार उतूर के निकलते हैं। जब शादियां बंद हुई तो लोगों ने घर आके नहाना छोड़ दिया, अब वो ग्रूम्ड होके नहीं जाते रहे। तो डेफिनेटली आप का इससे फायदा है। और आप देखें ना, रेस्टोरेंट शादी हॉल बन गए थे। सही। हमने कहा कि अगर आप हमारा ऐसे चलाने देंगे तो हम भी शादी हॉलों पर रेस्टोरेंट लिख के काम करा दें। काम तो होना है, लोगों ने शादियां करनी है, किसी भी वे से करनी है, होटल में कर लेनी है, रेस्टोरेंट्स में कर लेनी कहीं, तो हर काम को करने दिया जाए। अच्छा। उस काम को करने देने से आपके मुल्क के हालात अच्छे होंगे। आप फोकस वैक्सीन और एसओपीस को दें बस। अच्छा कैस भाई, एक बात यहां पर हुकूमत का भी एक शिकवा रहता है कि चलें ठीक है हम कारोबार खोलने की इजाजत देते हैं, तो बजाहिर कहा जाता है कि एसओपीस फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एसओपीस को फॉलो नहीं किया जाता है और फिर कार्रवाइयां होती हैं कि हॉल्स भी सील होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी सील होते हैं, मार्केटें भी सील होती हैं। तो सर इसका भी कोई हल निकलना चाहिए ना कि ताजिर बिरादरी इस पे पाबंद करे अपने स्टाफ को। इधर जो पावरफुल लोग हैं ना, जी जी, वो समझते हैं कि उन्होंने शायद मरना नहीं है, उनको बीमारी नहीं आनी। अच्छा। वो किसी भी बिजनेस के ऊपर आके अपना पावर शो करते हैं। भाई मैं इस पोस्ट पे छोड़ो, देखता हूं कौन आता है। और एक शादी हॉल में 15 बंदा है जी, और हॉल में 300 की शादी है, वो 300 को कैसे कंट्रोल करेगा 15 बंदा? ये तो सिस्टम में है ना। जी जी, हमने लेकिन विन करके दिखाया सर। सही। इतनी परसेंटेज में 99.99% हम विनर हैं। 1% से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 99.9% विनर है। हमारी इंडस्ट्री के अलावा किसी ने भी फोकस एसओपीस के ऊपर इतना नहीं दिया जितना हमने दिया। आप खुद प्रूफ देख लें कि आपका 2% था कराची में सर। जी जी, उसके बाद बड़ा क्यों है? कराची में आप लॉकडाउन ना लगाते तो कराची में किसी सूरत ना बढ़ता। सही। और आप बड़ा अच्छा फैसला एनसीओसी का, मैं सलाम पेश करता हूं एनसीओसी को, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपके इस बहादुराना और इंसाफ पसंद फैसले से अब कोरोना खत्म होगा और डिफीट होगा, बिजनेस चलेगा। जी जी, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, महंगाई कम होगी, लोग जिंदा रहने के काबिल हो जाएंगे। आज आपने लोगों को दोबारा जान दी है, रूह फूंक दी है, अब वो दोबारा जिंदगी की तरफ। मीडिया के हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे सर? मीडिया ही नहीं तो हमें जिताया सर। अच्छा। मीडिया ना होता तो आप बिलीव करें कि मैंने जब ये डिसीजन सुना तो मैंने तो सैल्यूट किया मीडिया को। सही। कि अगर मीडिया हमारा साथ ना देता तो ये हम एक बात बताएं, मैं असद साहब को एनसीओसी तक मिलता कैसे? आपने मिलवाया ना मुझे। जी जी, थ्रू मीडिया। मीडिया नहीं करवाया ना। सही। मीडिया के बगैर तो मेरी सोच ही नहीं थी, मैं सोच ही नहीं सकता। तो मीडिया ने हमेशा जो सच बोलता है, उन्होंने सच्चाई दिखाई कि कितना बेरोजगार है, खुदकुशियों तक पहुंच गए, घरों में राशन नहीं है लोगों के, जी जी, जॉबलेस हैं लोग, और आप लोगों को जॉब्स नहीं दे रहे। तो कम से कम जो जॉब लगी है उसको कंटिन्यू करिए। ये चीज मीडिया के थ्रू उनको अंडरस्टैंड की उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का जी, मैं शुक्रगुजार हूँ एनसीओसी का, और खास तौर पे अपनी बहन सिद्रा इमरान का जी, कि जिन्होंने हमारे मैसेजेस आगे करवा के और पूरी एक बनाया और सारी चीज़ें बताई, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री खुली। मैं शुक्रगुजार हूँ खास तौर पर नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब का भी, कि जब भी हमारी इंडस्ट्री के लोग उनके पास गए उन्होंने बड़े दिल से वेलकम किया और उनके लिए कोई ना कोई आगे बात। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, हमारी जान है। जी सर, मैंने सुबह भी सैल्यूट किया था, हर वक्त करूंगा। हर चैनल ने इसको हाईलाइट किया जी, और हर चैनल ने ना रोजे देखे, ना इफ्तारियां देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा। और जितने कैमरामैन हैं आप लोगों के, यकीन करें मीडिया का हम पे कर्ज है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थिएटर एसोसिएशन वाले जी, उनकी शादियों उसके वक्त उनका बिल्कुल साथ हमेशा रखेंगे। उनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब, चेयरमैन केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। रोजगार रहेगा, कारोबार खुलेगा, रोजगार बढ़ता रहेगा। कारोबार बंद कर दिया तो बेरोजगारी फैलेगी, गरीबी में इजाफा होगा। यही आज का ताजिर मुसलसल मुतालिबा कर रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।